नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अपना रीट भर्ती परीक्षा का जो आपकी की है आंसर की है, जो आपकी VSER द्वारा अपने साइट पर डाल दी गई है, तो उम्मीद है कि जहाँ तक आप सभी मित्रगण देख चुके होंगे अपना रिजल्ट, और मुझे ये भी विश्वास है कि आप में से जो अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी, वो सभी मित्रगण जरूर पास हुए होंगे और आगामी अपनी मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको बड़े उत्साह से, बड़े जोश और अपने तन मन से जुट जाना है कि हम मेंस को क्रैक करें, सेकंड ग्रेड को क्रैक करें और फर्स्ट ग्रेड हमारा अंतिम टारगेट हो क्रैक करने के लिए। उसी कड़ी में आपको मित्रों पढ़ना है, उसी तरह पढ़ना है। और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या लगे अपने हिंदी को पढ़ते हुए, हिंदी के, और मुझे ये भी उम्मीद होगी कि हिंदी के जो अपने प्रश्न हैं वो आप सभी मित्रों के लगभग अपने फर्स्ट लैंग्वेज में अधिक सही हुए होंगे। तो मित्रों आइए, हमारा जो पूर्व कक्षा में टॉपिक जो प्रकरण था वो था अपना उपसर्ग, और उपसर्ग टॉपिक को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। अब हमें सभी टॉपिकों को दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ना है। हमारा वैसे तो मुख्य टारगेट आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस है। तो अभी वो सभी भर्ती परीक्षाओं का जो सिलेबस है एज ए फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, उसी टाइप का सिलेबस है। लगभग 10-5% थोड़ा सेकंड ग्रेड में कम है, फर्स्ट ग्रेड में अधिक है, MA का पोर्शन जुड़ जाता है। इधर रीट मेंस में देखें तो रीट मेंस में जो व्याकरण का अपना सिलेबस है वो आपके लगभग फर्स्ट ग्रेड का जो व्याकरण का सिलेबस है एज इट इज सिलेबस है। तो दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो अपना रीट मेंस, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी को ध्यान में लेकर पढ़ना है। और अब ऐसा पढ़ना है कि हमें निश्चित ही तीनों भर्ती परीक्षाओं में कोई सी न कोई सी भर्ती परीक्षा को जरूर क्रैक करना है और नौकरी लगना है। तो आइए दोस्तों, हमारा जो उपसर्ग टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है, उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, और उसे हमने विस्तृत पढ़ा। अब उसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक जो है वो होगा अपना प्रत्यय। दोस्तों देखो कि उपसर्ग में हमने पढ़ा कि उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पूर्व में जोड़ा जाता है, जबकि प्रत्यय किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है। दोस्तों उपसर्ग के हमने देखा कि उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें उप और सर्ग थे। इसी क्रम में हमने देखा कि उपसर्ग के अपने हिंदी में जो उपसर्ग प्रयोग होते हैं वो 3 प्रकार के प्रयोग में लिए जाते हैं। अपने तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत उपसर्ग है उनका भी हम प्रयोग हिंदी में करते हैं जिनकी संख्या 22 है। तद्भव उपसर्ग जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनकी संख्या 19 है जो हम हिंदी में प्रयोग में लेते हैं, और उर्दू के उपसर्ग जिनकी संख्या 17 के लगभग हमने पढ़ी है, जो उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्गों का भी प्रयोग हम हिंदी में करते हैं जिन्हें विदेशी उपसर्ग नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों हमने विस्तृत रूप से वो सब पढ़ा, और अब तक की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं थी इन्हीं टॉपिकों से कोई ना कोई प्रश्न रिपीट हुआ है, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं था। आइए अब उसी क्रम में, उसी कड़ी में अगला जो अपना टॉपिक है वो प्रत्यय है, और देखते हैं कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के भेद आदि आज का हमारा विषय होगा। तो आइए देखते हैं प्रत्यय। देखिए दोस्तों, अब यहां प्रत्यय शब्द का ही हम भेद देखें। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो वो हो जाते हैं आपके 2। प्रति प्लस अय से बना है दोस्तों प्रत्यय। प्रति प्लस अय से क्या हुआ है दोस्तों, अपना प्रत्यय हुआ है। तो प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अय से बना है, जो प्रत्येक के साथ चलने वाला, प्रत्येक शब्द के साथ चलने वाला या पीछे चलने वाला जो होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यय। देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु या सार्थक शब्द, जैसे आपकी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण के अंत में प्रयुक्त होकर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु या सार्थक शब्द जिनमें आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है,
उनके अंत में प्रयुक्त होते हैं, मूल शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वो ही दोस्तों क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जैसे उपसर्ग किसी शब्द या धातु के पूर्व में जुड़ते हैं जबकि प्रत्यय उनके अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग के जुड़ने से होने वाली क्रियाएं थी, उन्हीं के जस्ट उल्टी जो क्रियाएं किसके साथ होती है दोस्तों? प्रत्यय के। उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी कर सकते हैं, परंतु प्रत्यय मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते, अपितु उसमें क्या ला सकते हैं? मात्र विशेषता। उपसर्ग में इतनी शक्ति, इतनी पावर होती थी दोस्तों कि किसी भी शब्द के अर्थ को भी बदलने का प्रयास या बदलने का काम किसके माध्यम से हो जाता था दोस्तों? उपसर्ग के माध्यम से। जैसे विजय, विजय, जय मूल शब्द में बी उपसर्ग जोड़ने से जीत का बोध होता था, लेकिन पराजय, परा उपसर्ग जय में जोड़ने से हार का अर्थ निकलता है। तो इसी प्रकार वहां तो उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन प्रत्यय में दोस्तों ऐसी कंडीशन नहीं होती है, वो अर्थ को पूरी तरह नहीं बदल सकता। प्रत्यय अर्थ में विशेषता लाने का, बल भरने का कार्य करता है। अगली क्रिया उपसर्ग प्रत्यय के जुड़ने से। प्रत्यय भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते, ये केवल क्रिया यानी धातु या सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर ही अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये किसी भी शब्द या किसी भी धातु के साथ जुड़कर उसके मूल शब्द में परिवर्तन न करके उसमें विशेषता लाने का ही कार्य करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं दोस्तों। हमारे हिंदी भाषा में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अपने यहाँ कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त होता है दोस्तों। संस्कृत में एक स्त्री प्रत्यय और प्रयोग में लिया जाता है, तो वहां प्रत्यय के 3 भेद हो जाते हैं, जबकि अपने यहाँ हिंदी में 2 ही भेद होते हैं। संस्कृत में वचन भी 3 हो जाते हैं, जबकि हिंदी में 2 होते हैं। इसी क्रम में अपने यहाँ देखिए संस्कृत में लिंग भी 3 हो जाते हैं, जबकि हिंदी में 2 ही होते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखना अपने हिंदी भाषा में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय बे प्रत्यय जो किसी शब्द, किसी बे प्रत्यय जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर धातु से निर्मित क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, बे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि वो प्रत्यय जो किसी भी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर उसकी इस प्रकार का शब्द निर्माण करते हैं कि उसके अर्थ में एक विशेषता आ जाती है, तो वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपकी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में जुड़ता है। कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं और कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5। जैसे मूल प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, जबकि कृत प्रत्यय जो प्रथम भेद है उसके भी कितने उपभेद होते हैं दोस्तों? 5। कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं और इसके 5 भेद होते हैं। पहला है आपके कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वो प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वो प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करे, वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसी क्रम में तीसरा भेद कर्णवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वो प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर कर्णवाचक शब्दों का निर्माण करे, वो आपके कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसी क्रम में जो चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय, यानी कि वो प्रत्यय या वो प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर, किसी धातु के अंत में लगकर भाववाचक क्रिया का निर्माण करे या भाववाचक शब्दों का निर्माण करे, वो आपके भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसी प्रकार अपना अंतिम प्रत्यय है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय।
वे प्रत्ययांत या वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर क्रियाबोधक शब्दों का निर्माण करे, वो कौन सा हो जाता है दोस्तों? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। तो इस प्रकार हमने कृत प्रत्यय जो कि धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, इसके भी 5 उपभेद देखे, जिसमें कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक हो जाता है दोस्तों। इसी क्रम में जो प्रत्यय का दूसरा जो मुख्य भेद है वो है तद्धित प्रत्यय। कौन सा है दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ता है वो कृदंत कहलाते हैं, कृदंत, जबकि जिनके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धितांत कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, अर्थात जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसकी मूल अर्थ में विशेषता ला देते हैं या विशेषता लाने का कार्य करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, जबकि जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धितांत कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय के अपने हिंदी में 6 भेद होते हैं दोस्तों। तद्धित प्रत्यय के भी कितने भेद हो जाएंगे? 6, जबकि आपके कृत प्रत्यय के कितने होते हैं? 5। तो देखिए यहां 6 भेदों में पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर वो प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करे वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक शब्दों का निर्माण करे, ऐसे आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसी क्रम में संबंधवाचक तद्धित या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक या गुणवाचक शब्दों का निर्माण करे वो आपके संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में चौथा भेद अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर अपत्यवाचक या संतानवाचक शब्दों का निर्माण करे वो आपके अपत्य या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और दोस्तों पांचवा जो आपके उपभेद है वो हो जाएगा उन्नतावाचक। उन्नतावाचक या हम कह सकते हैं एक कम वाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतावाचक या एक कम वाचक तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो उन्नतावाचक का या एक कम होने का बोध करवाते हैं, किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर एक कम होने का बोध कराए वो आपके उन्नतावाचक या एक कम तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इसी क्रम में संस्कृत में ये अलग से तीसरा भेद होता है प्रत्यय का, जबकि अपने यहाँ हिंदी में इसे छठा तद्धित प्रत्यय का ही भेद मान लिया है, जिसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करे वो आपके स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने आज केवल ये देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय के जुड़ने से धातु या शब्द में क्या परिवर्तन होता है या प्रत्यय के हिंदी में कितने भेद हैं और जो मुख्य 2 भेद हैं उनके भी और कितने उपभेद होते हैं। तो ये आज की कक्षा में हमने पढ़ा। मुख्यतः हिंदी में 2 प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की 5 उपभेद जबकि तद्धित प्रत्यय के 6 उपभेद होते हैं। अब दोस्तों आगामी कक्षा में हमारा प्रयास रहेगा हम इन्हें डिटेल से विस्तृत पढ़े, क्योंकि अब जो हमारी परीक्षाएं हैं ये आपकी सभी भर्ती परीक्षाएं आपके मुख्य परीक्षाएं हैं और मुख्य परीक्षाओं के लिए हमें डीपली नॉलेज होना जरूरी है। हर टॉपिक का हमें गहरे अध्ययन की आवश्यकता है कि उसका डीपली नॉलेज हमें हो और किसी भी प्रकार की हमें कोई कठिनाई नहीं आए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की पढ़ते हुए व्याकरण के टॉपिक या अब तक जो काव्य शास्त्र के टॉपिकों में कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए दोस्तों। और यही कहूँगा मैं आपसे कि आप अच्छा पढ़े और निश्चित ही आगे बढ़े। धन्यवाद।